नमस्कार साथियों, श्रवा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी श्रवा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथी आपके अपने श्रवा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। साथियों, श्रवा क्लासेज पर संपूर्ण ज्योग्राफी आप तक पहुंचाई जा रही है, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रिट मेंस के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, एसएससी सीजीएल और जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यहां से क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो सभी साथी अवश्य अपने चैनल को सपोर्ट करें। साथियों, अपने राजस्थान का ज्योग्राफी शुरू कर रखा है, उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है मुख्य रूप से वो चल रहा है राजस्थान की जलवायु। जलवायु पर अपने विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और बड़ा शानदार टॉपिक रहने वाला है। तो सभी साथी हैं जुड़े और अन्य साथियों को अवश्य जोड़े ताकि आपके लिए क्लास है वो बड़ी बेहतर हो सके। आज अपन चर्चा करेंगे किस ऋतु की। आज अपना टॉपिक होगा शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु की विस्तार से चर्चा इससे पहले वाली क्लास में पढ़ने कर ली। रेड कलर थोड़ा कम दिखाई दे रहा ना, चेंज करते हैं। तो आज अपन शीत ऋतु की विस्तार से चर्चा करते हैं। हो जाओ तैयार अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर के शानदार नोट्स तैयार करने के लिए। देखिए, शीत ऋतु कैसे प्रारंभ होती है, तो मुख्य रूप से उससे पहले अपन थोड़ा सा विश्व की ओर भ्रमण करते हैं। और विश्व की ओर भ्रमण करेंगे तो अपन पाएंगे कि मुख्य रूप से ये अपनी पृथ्वी मान ले इसको, और इस पृथ्वी के ऊपर मुख्य रूप से कलर चेंज कर देता हूं। चलो जी, हो गया है ना। इस पृथ्वी पर अपन यदि ये रेखा डालते हैं तो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा हो जाएगी। इस साइड से डालते हैं तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी। यहां से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अपन रेखा डालते हैं तो ये कर्क रेखा हो जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 पे यदि अपन रेखा डालेंगे 23.5 पर तो ये मकर रेखा हो जाएगी। ये 2 रेखाएं मैंने डाली है, 3 रेखाएं डाली है, भूमध्य रेखा सही थी, ठीक है। और इन कर्क और मकर रेखाओं के बीच वाला ये जो भाग है यह उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। क्योंकि सूर्य की जो आभासी गति दोस्तों होती है मुख्य रूप से इन्हीं रेखाओं के मध्यवर्ती भाग में होती है। यदि शायद आपको याद हो गया होगा 21 जून को सूर्य कहां चमकता है सीधा, तो कर्क रेखा पर। जब ग्रीष्म ऋतु की अपन ने बात की 21 मार्च और 22 सितंबर, 21 मार्च और 22 सितंबर इन 2 तिथियों को सूर्य कहां चमकता है? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च 22 सितंबर याद हो जाएगी, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा है ना। और उसके बाद में 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? तो मकर रेखा पर। यह हो गया सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर करना भैया, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, भूमध्य रेखा वाला। अब सूर्य मुख्य रूप से अपन बात किसकी कर रहे हैं? शीत ऋतु की। और शीत ऋतु की बात कर रहे हैं तो अपने शीत ऋतु का महीना दिसंबर और जनवरी मुख्य रूप से होता है मुख्य। हालांकि ये ऋतु जो है इसका प्रारंभ कब होता है? तो ये अक्टूबर से मध्य मार्च तक मान जाती है।
अक्टूबर से मध्य मार्च तक मानी जाती है शीत ऋतु। इसके दो भाग मुख्य रूप से है। अब हम ये देख रहे हैं मुख्य रूप से कि ये शीत ऋतु होती क्यों है उत्तरी गोलार्ध में। तो सूर्य अब इस समय कहां चमक रहा है, तो यह आपके समक्ष है कि सूर्य इस समय आपको मकर रेखा पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने। 21 मार्च और 23 सितंबर के बाद में सूर्य 23 सितंबर के बाद में दक्षिणायन होना प्रारंभ कर देता है और 21 मार्च के बाद में मुख्य रूप से सूर्य उत्तरायण आना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना। तो ये दोनों तिथियां 21 मार्च और 23 सितंबर मुख्य रूप से जब सूर्य दक्षिणायन 23 सितंबर को दक्षिण की ओर जाना प्रारंभ करता है, इसको शरद विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरद विषुव। तो यह है 23 सितंबर, शरद विषुव। विषुव का मतलब है जब सूर्य 23 सितंबर को, विषुव का मतलब है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा होता है ना। और एक है बसंत विषुव। बसंत विषुव का जो समय होता है वो होता है 21 मार्च, क्योंकि मार्च के बाद में सूर्य किस ओर आना प्रारंभ कर देता है? उत्तरायण आना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो वो 21 मार्च बसंत विषुव कहलाता है, 23 सितंबर शरद विषुव कहलाता है। क्योंकि 23 सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सर्दियों का महीना उत्तरी गोलार्ध में मुख्य रूप से अपने होता ही है। अब देखिए, जब सूर्य 22 दिसंबर को यहां चमक रहा है तो सूर्य की जो रेडिएशन है, इस सूर्य की जो किरणें है वो उत्तरी गोलार्ध में काफी तिरछी आ रही है। कैसे आ रही है? तिरछी किरणें आ रही है। और तिरछी किरणों का मतलब है कि ये काफी लंबी दूरी तय करती हुई यहां पहुंचती है। और जब लंबी दूरी तय करती हुई ये किरणें यहां पहुंचती है तो इस प्रदेश में तापमान कम दे पाती है। तापमान कम, इसको गर्म कम कर पाती है, क्योंकि काफी लंबी दूरी तय करती है जब किरणें, तो रास्ते के अंदर पाई जाने वाली जलवाष्प है और अन्य कण जहां से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन हो जाता है, और उसके साथ साथ में वायुमंडल की जो नमी है वो भी तापमान को खर्च कर देती है। तो यहां पहुंचती है किरणें, तो इस भाग में तापमान बहुत कम पहुंचाती है जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। इस कारण से मुख्य रूप से जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव का असर, उत्तरी ध्रुव का असर यानी सौरताप कम प्राप्त होता है, तो ध्रुव की ठंड से पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है वो ठंड की चपेट में आ जाता है। अब भारत पर क्या असर होता है? भारत पर मुख्य रूप से क्या असर होता है, तो अपन ने देखी है कि भारत के अंदर मुख्य रूप से इस भाग से राजस्थान के दक्षिण से और त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है मुख्य रूप से भारत की कर्क रेखा, और ये लगभग भारत को 2 समान भागों में बांटने का प्रयास करती है। इस ग्लोब पर अपन ने तिथियां देखी है कि दिसंबर के समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी आती है, और ये तिरछापन जो किरणों का है ये भारत पर भी इसका असर होता है। और भारत में आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से है, कौन सा? ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा प्रदेश कैसा है? पहाड़ी प्रदेश है। यहां हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है, और ऊंचाई अधिक होने के कारण आपको पता है कि अपन जो जो धरातल से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो यहां तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी होती है, तो हिमालय पर्वत पर वैसे ही तापमान कम है क्योंकि बर्फ जमी रहती है ऊंची चोटियों पर। और जब सूर्य दक्षिणायन चला गया मकर रेखा के आसपास में, उस समय हिमालय के उत्तरी ध्रुव का असर तो है ही है, इसकी बर्फ का असर मुख्य रूप से संपूर्ण उत्तर भारत पर हो जाता है। उत्तर भारत किसकी चपेट में आ जाता है? हिमालय के कम तापमान के चपेट में आ जाता है। इस कारण से उत्तर भारत में ठंड प्रारंभ हो जाती है। दिसंबर की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भारत के अंदर शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, और भारत में शीत प्रारंभ होती है तो राजस्थान भी उत्तरी भारत में मुख्य रूप से है, तो यहां पर भी शीत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है।
लेकिन अब देखो इसके दो पार्ट है, किसके? शीत ऋतु के। पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में टिप्पणी की थी। किसके बारे में? इसे दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। किसको? शीत ऋतु की चर्चा कर रहे हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो भाग इसका है मानसून का प्रत्यावर्तन, यह यहां शामिल है। प्रत्यावर्तन जो है शीत ऋतु में शामिल है। और दूसरा है शीत ऋतु। प्रत्यावर्तन का समय मुख्य रूप से होता है ना, वो होता है वैसे अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। अक्टूबर नवंबर माह है, ये 2 महीने मानसून के प्रत्यावर्तन के माने जाते हैं। और शीत ऋतु के का समय होता है दिसंबर से मध्य मार्च तक, मान लो चाहे फरवरी माह। वैसे सर्दियां मध्य मार्च तक रहती है, ठीक है ना। तो ये समय जो है वो शीत ऋतु का होता है, दिसंबर से मार्च, मध्य मार्च तक। और मानसून का प्रत्यावर्तन है वो है अक्टूबर और नवंबर माह का समय। यदि दिसंबर के अंदर, दिसंबर से सॉरी शीत ऋतु में यदि दिसंबर से फरवरी तक भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और मध्य मार्च तक वैसे ठंड रहती है। तो मानसून का प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जब सूर्य दक्षिणायन चला जाता है, किस माह में? अक्टूबर और नवंबर में। कब? अभी इससे पहले वाले डायग्राम में अपन ने देखा था कि 21 मार्च के बाद और 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। 23 सितंबर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की गर्मी का असर कम हो जाता है, ठीक है। और मानसून प्रत्यावर्तन अपन कब शुरू कर रहे हैं? मुख्य रूप से अक्टूबर और नवंबर में। इस समय अक्टूबर नवंबर में मुख्य रूप से सूर्य कहां होता है? दक्षिण गोलार्ध में होता है। और दक्षिण गोलार्ध में होता है तो उत्तरी जो गोलार्ध मुख्य रूप से है उस पर मैंने कहा था ध्रुव का असर प्रारंभिक हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्रुव का असर जैसे प्रारंभ हो जाता है तो वायुदाब की कंडीशन बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वायुदाब की कंडीशन बदल जाती है। और मध्य एशिया वायुदाब उच्च बन जाता है। कहां पे? मध्य एशिया। मध्य एशिया में वायुदाब उच्च बन जाता है। और पाकिस्तान का जो पश्चिमी जो अपना रेगिस्तानी प्रदेश के साथ साथ में मध्य एशिया, वही बात हो गई ना वापस, मध्य एशिया। तो यहां उच्च दाब का केंद्र बनता है, समझ रहे हो। और पाकिस्तान और पश्चिमी क्षेत्र मुख्य रूप से ये वाला जो भाग है यहां पर भी उच्च दाब का केंद्र बनता है। अब उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है, सूर्य कहां चला गया? दक्षिण के अंदर। तो भूमध्य रेखा से दक्षिण के अंदर 0 डिग्री। यहां मुख्य रूप से कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इस भाग में सूर्य दक्षिण में है, तापमान उच्च हो गया। मैंने अभी कल बताया था तापमान उच्च यहां पे हो गया। तो तापमान उच्च है तो दाब कैसा हो जाएगा? वायुदाब निम्न हो जाए। अब क्या होगा? यहां उच्च दाब है, यहां निम्न दाब। ये चर्चा भी अपन ने की थी कि हवाएं कहां चलती है? उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। हवाएं उच्च दाब से न्यून दाब की ओर सदैव चला करती है ना। तो इस कारण से अब देख रहे हैं कि हवाएं हैं उनकी स्थिति उलट गई है। कब? अक्टूबर और नवंबर मार्च में आते आते, और हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर प्रारंभ हो गई है। इन हवाओं का जो इस प्रकार से बदलना है, इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण होना है, इसी को मानसून का प्रत्यावर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मानसून का प्रत्यावर्तन कहते हैं।
ठीक है, तो मानसून का प्रत्यावर्तन क्या हो गया, हवाओं की मानसून प्रत्यावर्तन। समझ गए होंगे अब तो, इसके बारे में थोड़ा सा नोट करो। मानसून प्रत्यावर्तन का काल किससे मानते हैं, अक्टूबर और नवंबर को मानते हैं। किसको, अक्टूबर व भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे जब भारत की भूगोल की अपन चर्चा करेंगे, अक्टूबर नवंबर को माना जाता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तप कम पहुंचने के कारण, क्योंकि ऐसा क्यों होता है नोट कर लें, सूर्य तप पे कम पहुंचने के कारण किसका असर होता है, उत्तरी ध्रुव की उत्तरी ध्रुव का असर हो जाता है, जिस कारण कहां पे, मध्य एशिया में, मध्य एशिया व पाकिस्तान, तिब्बत वाला जो क्षेत्र, तिब्बत आदि भागों में उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। दूसरी ओर हिंद महासागर में न्यून दाब का केंद्र होता है, निम्न दाब का केंद्र होता है। ठीक है, समझ गए, तो यहां हिंद महासागर है, मुख्य रूप से यहां पे क्या होता है, निम्न दाब, और इस भाग में यहां क्या हो गया, उच्च दाब, यहां भी क्या हो गया, उच्च दाब। समझ गए, अब हवाएं कहां चलेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर। हवाएं कैसे चलेगी, उच्च दाब से न्यून की ओर, तो हवाओं की दिशा, पवनों की दिशा कौन सी रहेगी, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर रहेगी। समझ गए, तो अब जो उत्तर से दक्षिण की ओर पवनें मुख्य रूप से आएगी। अब यह अक्टूबर और नवंबर मास में हो रहा है, इससे पहले मानसून आया था, तो इन पवनों के अंदर कुछ नमी पाई जाती है, नमी युक्त पवनें हैं, मुख्य रूप से नमी युक्त पवनें हैं। तो जब ये पुनः वापिस लौटती है हिंद महासागर की ओर, तो अपने साथ में जो नमी है, उस नमी के कारण वापिस लौटते हुए मानसून से बादल बनते हैं, है ना, और इन बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है ना, लौटते मानसून से मुख्य रूप से क्या होती है, वर्षा होती है। इस कारण से उत्तर भारत में, राजस्थान में, मध्यवर्ती भारत में वापस लौटते मानसून से कुछ वर्षा होती है। ठीक है ना, तो ये नमीयुक्त पवनें हैं, वर्षा भी करती है। आगे देखो, मानसून का प्रत्यावर्तन, ये जो देख रहे हैं अपन, अब देखो मानसून का प्रत्यावर्तन कब कब होता है, तो उत्तर भारत से मध्य अक्टूबर तक। ये प्रश्न पूछते हैं कि कब तक हो जाता है, तो यहां से तो मध्य, यहां से मानसून का प्रत्यावर्तन कब हो जाता है,
मध्य अक्टूबर, ठीक है ना, मध्य अक्टूबर तक। उसके बाद में मध्यवर्ती भारत से, मध्यवर्ती भारत से कब हो जाता है, मध्य अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। फिर संपूर्ण भारत से नवंबर से दिसंबर तक पूर्णतः मानसून का प्रत्यावर्तन हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यार, समझ गए। अब देखिए मानसून वापस लौट रहा है और दिसंबर में, अब इस समय क्या होता है, कब बात करें हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करें, नवंबर दिसंबर में यहां पूर्वी जेट सक्रिय हो जाती है। कौन सी जेट, पूर्वी जेट सक्रिय हो जाती है। और इस पूर्वी जेट के सक्रिय होने के बाद में जब ये मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, कहां से, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, तो यहां से ये नमी धारण कर लेती है और जैसे आगे बढ़ती है तो ये पूर्वी जेट के संपर्क में आती है। पूर्वी जेट की अवस्थिति मुख्य रूप से कहां पे है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास में यहां पे नजर आ रही है आपको। और इन पवनों को, जो मानसून के प्रत्यावर्तन की पवनें हैं, इन पवनों को पूर्वी जेट पवनें क्या करती है, थोड़ा सा इस ओर मोड़ देती है। जब इस ओर ये पवनें मोड़ती है तो आपको पता है कि ये जो अपना केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इस भाग से ये टकराती है। यहां नीलगिरी की पहाड़ियां पाई जाती है, अन्नामलाई की पहाड़ियां यहां पाई जाती है, इलायची की पहाड़ियां पाई जाती है। इन पहाड़ियों से यह पवनें टकराती है और इस तमिलनाडु राज्य में अच्छी वर्षा करती है। तमिलनाडु राज्य में वर्षा करती है। तो मानसून लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है। लेकिन ये पूर्वी जेट पवनों के सक्रिय होने के बाद में इन पवनों के सहारे जब ये मानसूनी पवनें वापस लौटते मानसून की पवनें तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो इस मानसून का नाम क्या दिया जाता है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो शीतकालीन में लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है, लौटते मानसून से, ये भी सही है, और उत्तर पूर्वी मानसून से होती है तो भी सही है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व से इसमें प्रवेश करती है, इस कारण से क्योंकि पूर्वी जेट पवनों की सारी यहां प्रवेश करती है। अब राजस्थान से मानसून का प्रत्यावर्तन कब हो गया, मध्य अक्टूबर तक, मध्य अक्टूबर तक राजस्थान से पूर्णतः मुख्य रूप से मानसून का प्रत्यावर्तन हो जाता है, मानसूनी पवनें पुनः लौट चुकी होती है। ठीक है, अब देखते हैं शीत ऋतु। अगला बिंदु क्या था, शीत ऋतु, और इसका काल क्या था, नवंबर से मध्य मार्च तक कह दो, चाहे फरवरी लास्ट तक कह दो, मुख्य रूप से सर्दी फरवरी तक रहती है। ठीक है ना, अच्छा, तो कहां तक है, मध्य मार्च कह दो चाहे फरवरी तक, मध्य मार्च भी सही है और फरवरी लास्ट तक भी सही, ठीक है ना। तो शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब शीत ऋतु प्रारंभ होने का मतलब, शीत ऋतु प्रारंभ होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान मुख्य रूप से है, इस राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर ये अपना राजस्थान है, इसके अंदर शीत ऋतु के प्रारंभ होते ही ठंड बढ़ जाती है अपने भी, समझ गए क्यों बढ़ जाती है, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस समय नवंबर और फरवरी के समय सूर्य दक्षिण चला गया तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव और हिमालय का पूर्ण रूप से उत्तर भारत में हो जाता है। अब देखिए यहां अपन क्या क्या देखेंगे, मुख्य रूप से सबसे पहले देखेंगे तापमान, क्या देखेंगे,
तापमान। तो शीत ऋतु में तापमान मुख्य रूप से उत्तरी भारत में तापमान न्यून पाए जाते हैं, न्यून पाए जाते हैं। तापमान कैसे पाए जाते हैं? न्यून पाए जाते हैं। और राजस्थान में भी तापमान इस माह में औसत 16 डिग्री सेंटीग्रेड पश्चिम भाग में, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पश्चिम भाग में व 16 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिणी पूर्वी भाग में, 16 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिण पूर्व भाग में औसत रहता है। समझ गए? तापमान राजस्थान में कितना रहता है? 12 से 16। अब यहां पश्चिमी भाग में कम रहता है तापमान, और यहां कम रहने का कारण है, यहां तापमान औसत कितना रहता है शीतकाल में? 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस भाग में कितना रहता है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कम रहने का कारण इस भाग में आपको पता है क्या हो सकता है कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ की बलुई मिट्टी और महाद्वीपीय प्रभाव देखने को मिलता है। और ये बलुई मिट्टी है वो रात्रि के समय जैसे तापमान गिरता है तो काफी ठंडी हो जाती है मुख्य रूप से। और यहाँ चूरू का तापमान तो आपको पता है माइनस में भी चला जाता है ना? चूरू का तापमान तो आपको पता है कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कभी कभार देखने को मिल जाता है। इस कारण से इस भाग में तापमान न्यून पाए जाते हैं। तो तापमान मुख्य रूप से कैसे रहते हैं? न्यून रहते हैं। अब देखो समताप रेखाएं, समताप रेखाएं किस भाग से किस भाग की ओर चलती है? तो शीत ऋतु की अपन चर्चा कर रहे हैं, और जनवरी माह में तापमान, क्योंकि न्यूनतम तापमान जनवरी में ही अंकित किए जाते हैं, अधिकतम जुलाई में और न्यूनतम जनवरी के अंदर। अब इस समय समताप रेखाएं मुख्य रूप से कहां से गुजरती है राजस्थान के अंदर? तो 6 डिग्री है ना, 8 डिग्री और 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखाएं, 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखाएं मुख्य रूप से राजस्थान जो है, इस राजस्थान से मुख्य रूप से गुजरती है ना? तो अपन यहां से इस भाग में देखेंगे तो यहाँ 6 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा इस भाग से मुख्य रूप से गुजरती है। कौन सी? 6 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा उस भाग में। फिर पश्चिमी रेगिस्तान वाला ये क्षेत्र है, इधर से भाई यहां से चलेंगे है ना, तो पूर्वी राजस्थान पूरा पूरा पूर्वी भारत अपना मुख्य रूप से है। इस भारत में यहाँ 8 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा नजर आएगी आपको। समझ गए? और उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर वाला जो इलाका मुख्य रूप से अपना है, इस भाग में आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा आपको नजर आएगी। कितनी डिग्री? 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है ना? इसके अलावा अपन इधर चलते हैं इस भाग में, तो यहां पर भी आप देखोगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा आपको नजर आएगी। तो औसत तापमान उत्तरी राजस्थान है, इसमें न्यून पाया जाता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा इधर से गुजरती है। इस भाग से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मध्यवर्ती भाग से 8 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा गुजरती है। फिर 6 यहां से 8 यहाँ, तो यहाँ बीच में 7 हो जाएगी, और इसके बीच में यहाँ 9 हो जाएगी, और यहाँ भी 9 हो जाएगी। इसका मतलब कौन कौन सी? 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक की समताप रेखाएं राजस्थान में जनवरी माह में पाई जाती है। जनवरी माह में पाई जाती है या उपस्थित रहती है। समझ गए? और गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो भाग है, इसमें न्यूनतम तापमान उत्तरी राजस्थान में
6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान न्यूनतम पाया जाता है। ठीक है, न्यूनतम पाया जाता है। और पश्चिमी और पूर्वी जो राजस्थान है, दक्षिणी पूर्वी जो है, यहां पे 10 डिग्री तापमान पाया जाता है। तो पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखाएं गुजरती है। तापमान पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ का राजस्थान का तापमान हो जाता है किस ऋतु में? शीत ऋतु के अंदर मुख्य रूप से। ठीक है, अब देखो शीत ऋतु में पवने। अब पवन के लिए अपन क्या करेंगे शीत ऋतु में, कहां से कहां की ओर चलेगी? तो तापमान अपन देखा है कि यहां 6 डिग्री, समझ गए, यहां 8 डिग्री, यहां अपन ने देखा 10 डिग्री। तापमान जिस ओर अधिक है वायुदाब कम पाया जाएगा। इसका मतलब उत्तर भारत में तापमान कैसा है? कम है, तो वायुदाब कैसा है? ज्यादा। अब छोटे प्रदेश के संदर्भ की चर्चा अपन करेंगे तो हवाओं का रुख थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अपन भारत के संदर्भ में जाएंगे तो अपन देखेंगे कि उत्तर भारत ठंड की चपेट में रहता है, और उत्तर भारत ठंड की चपेट में रहता है ना, और दक्षिण भारत है उस समय थोड़ा सा गर्म रहता है, क्योंकि वहां पर महासागरीय प्रभाव भी तो है दक्षिण भारत के अंदर। तो हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से चला करती है। राजस्थान के अंदर इसी समय 2 समदाब रेखाएं मुख्य रूप से परिलक्षित होती है। कितनी? 2 समदाब रेखाएं। कौन कौन सी? 1018 मिलीबार और 1019 मिलीबार। 2 समदाब रेखाएं मुख्य रूप से यहां देखने को आपको मिलेगी। यहां से एक समदाब रेखा गुजरती है 1019 मिलीबार, समझ गए? 1019 मिलीबार की। थोड़ी सी डाउन आ गई क्या? एक समदाब रेखा गंगानगर से होते हुए मध्यवर्ती यहां से गुजरती है 1019 मिलीबार। और दूसरी जो मुख्य रूप से समदाब रेखा गुजरती है, जैसलमेर वाला इलाका मुख्य रूप से है इधर से होते 1018 मिलीबार। ये 2 समदाब रेखाएं मुख्य रूप से राजस्थान से गुजरती है। तो पवनों से पहले अपन दाब देखेंगे, वायुदाब, फिर अपन पवन चलाएंगे वायुदाब। तो इस समय राजस्थान में उत्तरी भाग में 1019 मिलीबार समदाब रेखा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 1019 मिलीबार समदाब रेखाएं शीत ऋतु में राजस्थान में कहां से गुजरती है, या शीत ऋतु में राजस्थान में कौन कौन सी समदाब रेखाएं उपस्थित रहती है? तो 1019 और 1018 मिलीबार। 1019 मिलीबार समदाब रेखा वह दक्षिणी राजस्थान में 1018 मिलीबार समदाब रेखा पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन पवने। अब पवने सदैव, आपको पता है इनकी थ्योरी है कि ये सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, समझ गए? तो पवनों की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर से दक्षिण, है ना? उत्तर से दक्षिण पवनों की दिशा इस रूप में हो जाएगी मुख्य रूप से, समझ गए? इस रूप में पवनों की दिशा हो जाएगी। तो पवनों की दिशा किस रहेगी? जो तीर का निशान है, पवन दिशा। तो पवने अतः पवने
उत्तर से दक्षिण की ओर चलेगी। अधिकतर पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य रूप से चलेगी। हालांकि पूरे राजस्थान में व्यवस्थित रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी चले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि समदावरे का जरूरी नहीं है कि यहाँ 10 मिलीबार 18 मिलीबार यहाँ आ रही है, यहाँ गई, इधर से नहीं आई है ना, इस भाग में नहीं है। तो कुछ रीजन इसके ये हो सकते हैं कि मुख्य रूप से समदाब रेखाएं जब पास पास होती है तो हवाओं का रुख तेज होता है, और जितनी दूर होती है हवाएं उतनी कमजोर होती है ना। तो जरूरी नहीं कि पूर्णतः पूरे राजस्थान में उत्तर दक्षिण चले, इनका रुख है उत्तर से दक्षिण माना जाता है मुख्य रूप से, क्योंकि उच्च मिलीबार जो है उत्तर में रहता है और न्यून मिलीबार है वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में रहता है, ठीक है ना, इस कारण से। तो ये हवाओं का रुख आप देख ही रहे हैं। अब देखते हैं वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा। अब देखो वर्षा मुख्य रूप से अपने कब होती है, आपने तो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन शीत ऋतु में भी एक वर्षा होती है जिसको मावट बोलते हैं, मावट की वर्षा। कौन सी वर्षा होती है? मावट की वर्षा, ठीक है ना। तो मावट की वर्षा कैसे होती है, इसका थोड़ा सा अपन डायग्राम से मुख्य रूप से इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे, थोड़ा इसके लिए अपन मानचित्र लेके आते हैं बाहर से। ये राजस्थान का भारत का मानचित्र है, अपन ने लिया। चलो इसमें चलते हैं अपन। अब राजस्थान के अंदर शीतकाल में वर्षा, और इसको किस नाम से पुकारते हैं? मावट के नाम से पुकारते हैं। अब ये मावट होती क्यों है, थोड़ा सा इसको समझे। देखिए मुख्य रूप से शीतकाल में क्या होता है कि एक पवन चलती है जो कि ग्रीष्म काल में तो भारत के ऊपर से मध्य एशिया से चलती है, और इस को बोलते हैं पछुआ जेठ। इसकी स्थिति मध्य एशिया में होती है पछुआ जेठ की, यानी पछुआ पवने, समझिए पछुआ जेठ पवने जो मुख्य रूप से है वो ग्रीष्म काल में मध्य एशिया से चला करती है, ठीक है। और जैसे शीत ऋतु प्रारंभ होती है, कौन सी ऋतु? शीत ऋतु प्रारंभ होती है, तो इस शीत ऋतु में ये जो पछुआ जेठ पवने मुख्य रूप से है, इनकी दिशा कहां हो जाती है? एक शाखा इसकी हिमालय के उत्तर से, एक हिमालय के दक्षिण से निकलती है। अब शीत ऋतु में पछुआ जेठ पवने जो है, पश्चिमी पवने मुख्य रूप से पछुआ पवने है, इसकी स्थिति कौन सी होती है? भारत के हिमालय इसको दो भागों में बांटता है, एक शाखा हिमालय के उत्तर से निकलती है, एक शाखा हिमालय के दक्षिण से निकलती है। अब ये पछुआ पवने क्या करती है, आपको पता है कि मुख्य रूप से जो भूमध्य सागर है, कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, यहां से नमी लेके आती है, यहां से नमी लेके आती है ये पछुआ पवने। जब भूमध्य सागर के ऊपर से आती है ना, तो ये पछुआ पवने, पछुआ जेठ स्ट्रीम जो है, ये यहां से विक्षोभ बनता है और ये अपने साथ में नमी लेके आती है। नमी लेकर के ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए भारत की ओर अग्रसर होती है, और भारत में उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती है। किधर से प्रवेश करती है? उत्तर पश्चिम की ओर से मुख्य रूप से प्रवेश करती है। अब देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में ये मध्य एशिया में प्रवाहित हो रही थी, और शीत ऋतु आते ही ये दक्षिण की ओर खिसक गई। ये पढ़ेंगे अपन विस्तार से, जब संपूर्ण विश्व का भूगोल पढ़ेंगे उसमें वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे, तब बताऊंगा मैं कि वायुदाब पेटियां, जैसे सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की ओर खिसक जाती है, और सूर्य दक्षिणायन जाता है तो दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसके साथ ही पछुआ पवने है वो भी खिसक जाती है, समझ गए। तो इसके सारे क्या आती है? मावट की वर्षा मुख्य रूप से आती है, और इसी मावट की वर्षा से, इसी पछुआ पवनों से यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस भाग के अंदर मुख्य रूप से क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मावट, जो मुख्य रूप से कहां तक होती है?
बिहार तक होती है, ये वर्षा बिहार तक पहुंच जाती है, समझ गए। तो मावठ की वर्षा, अब देख लो, नोट कर लें, यह वर्षा भूमध्य सागर में उत्पन्न विक्षोभों के पछुआ जेट के सहारे भारत में पहुंचने से होती, समझ गए। पछुआ जेट पवनों के सहारे जब ये पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उठते हैं और इन पवनों के सहारे जब भारत की ओर अग्रसर होते हैं, है ना, उत्पन्न कहाँ हुए, भूमध्य सागर में उत्पन्न हुए विक्षोभ जो है न्यूनतम दबाव के केंद्र पछुआ जेट पवनों के सहारे कहां पहुंचे, भारत में, और किस ओर से प्रवेश किया, उत्तर पश्चिम की ओर से, इधर से प्रवेश मुख्य रूप से ये करते हैं, ठीक है ना। तो इन पवनों से मुख्य रूप से मावठ की वर्षा होती है, समझ गए। यह वर्षा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, राजस्थान का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली आदि राज्यों में होती है, समझ गए। इन राज्यों में मुख्य रूप से यह वर्षा होती है। कौन सी वर्षा, मावठ की चर्चा अपन कर रहे हैं। बहुत बार पूछा गया है कि किस फसल के लिए उपयोगी है, तो रबी की फसल के लिए उपयोगी यह वर्षा, क्योंकि शीतकाल में रबी की फसल उत्तर भारत में हो जाती है। रबी फसल रबी की फसल गेहूं, विशेषकर चना गेहूं के लिए बड़ी अच्छी होती है। गेहूं, चना, सरसों, जो गंगानगर हनुमानगढ़ में यहां होता है माल्टा, किन्नू आदि के लिए लाभदायक है, समझ गए। तो यह है मावठ की वर्षा, मुख्य रूप से राजस्थान में कहां होती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से है, इस भाग में मावठ की वर्षा यहां होती है। उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, उत्तरी बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से शिखर झुंझुनू तक भी यह वर्षा पहुंचती है ना। तो यह मावठ की वर्षा होती कितनी है, राजस्थान के अंदर कुल वर्षा का कितना परसेंट है, तो ये राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 10% के आसपास, और कई जगह 10% आता है, कई जगह बहुत कम आता है, मुख्य रूप से इसका अनुपात है। तो ये भारत में कुल वर्षा का 10% के आसपास में शीतकालीन मानसून से मावठ की वर्षा के रूप में जल प्राप्त मुख्य रूप से होता है, समझ गए। तो ये थी मावठ की वर्षा। तो ये हो गया अपना वायुदाब हो गया शीत ऋतु में, पवनें हो गई और मुख्य रूप से वर्षा हो गई। अब इस समय उच्चतम और न्यूनतम तापमान कहां पाए, इस समय उच्चतम और न्यूनतम तापमान कहां पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा ये देख लें। शीत ऋतु में मुख्य रूप से उच्चतम और न्यूनतम तापमान,
ठीक है, चलो जी। चलो अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, शीत ऋतु की। तो आप देखो इसमें शीत ऋतु में सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है, माउंट आबू, समझ गए। और माउंट आबू को इसी कारण से क्या कहा जाता है, वर्खोयानस्ट वर्खोयांस कहा जाता है इसको, क्योंकि ये कहां पे है, साइबेरियन रूस के अंदर विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, तो ये माउंट आबू को कहा जाता है, समझ गए। शीत ऋतु में सबसे ठंडा जिला, यानी सबसे अधिक कम तापमान कहां होता है, तो मुख्य रूप से चूरू में। चूरू में सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान मुख्य रूप से दर्ज किए जाते हैं, ठीक है ना। और शीत ऋतु में उच्चतम तापमान कहां मिलते हैं, तो उच्चतम तापमान शीत ऋतु में मिलते हैं आपको बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़ वाला इलाका है ना, इस भाग में। तो झालावाड़ में तापमान शीत ऋतु में अधिक पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है ना। तो यह थी मुख्य रूप से तापमान स्थान जहां न्यूनतम ताप दर्ज किए जाते हैं और उच्चतम ताप दर्ज किए जाते हैं, समझ गए। तो ये थी अपनी कौन सी ऋतु, शीत ऋतु और मानसून का प्रत्यावर्तन। अगली कालांश में अपन चर्चा करेंगे मुख्य रूप से कि सामान्य वर्गीकरण है उसके अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश, उसके बाद में थार्नवेट के अनुसार जलवायु प्रदेश, त्रिवार्था के अनुसार जलवायु प्रदेश और कोपेन के अनुसार राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश। तो सभी साथी तब तक जुड़े रहे अपने सर्वा क्लासेस के साथ में और देखते रहे सर्वा क्लासेस। आपके लिए नए नए शानदार क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही है, आप तक पहुंचाई जा रही है। हमारा उद्देश्य है कि आपको संपूर्ण ज्योग्राफी है उसमें महारत हासिल हो जाए। तो आशा है कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और आप जरूर क्लास को सब्सक्राइब करोगे, अन्य साथियों को शेयर करोगे और सर्वासर को सपोर्ट करोगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।